Hello students, how are you? I hope everything is fine. Yes, so let's start a new chapter that is S block element. Okay, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन पार्ट की यहाँ पे बात करेंगे और सर्टेन प्रॉपर्टीज की यहाँ पे बात करेंगे, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ओके ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट। तो पीरियोडिक टेबल में आपको एक रफली आइडिया होगा कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास क्या होते हैं स्टूडेंट, 4 ब्लॉक्स में अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो 2 ग्रुप होंगे ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एस ब्लॉक को। नेक्स्ट ये जो नंबर लिखा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, ग्रुप्स को। तो आपको इतना बेसिक आइडिया है कि पीरियोडिक टेबल में हमने टेबल बनाया है पीरियड्स और ग्रुप की फॉर्म में। कितने पीरियड होते हैं हमारे पास, इस तरह से 7 पीरियड हो गए, कितने ग्रुप हो गए हमारे पास 18, ठीक है। तो जो फर्स्ट एंड सेकंड जो ग्रुप वाले एलिमेंट हो गए उनको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 3rd से लेकर 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट, 13 से 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो 4 ब्लॉक्स, 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड। तो हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में बात करेंगे इस टॉपिक में एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। एस ब्लॉक एलिमेंट में भी यहाँ पे देखो 2 ग्रुप है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं स्टूडेंट अल्काइली अर्थ, अल्काइली मेटल्स, और सेकंड ग्रुप को बोलते हैं अल्काइली अर्थ मेटल्स। अल्काइली मेटल में हम बेसिकली किसको कंसिडर करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। मोस्ट ऑफ दी जो प्रॉपर्टीज की अपन बात करेंगे वो सब सिर्फ सीजियम तक अपन करते हैं, लिथियम से सीजियम तक, फ्रेंशियम की नहीं करते, क्योंकि फ्रेंशियम अपने आप में क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। इसको बहुत फ्रीक्वेंटली हम यूज भी नहीं करते, दूसरा इससे इंटरेक्ट भी नहीं करते, ठीक है, अपने आप में क्या है, रेडियो एक्टिव है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहला ये क्वेश्चन बनता है हमारे पास कि इस फर्स्ट जो ग्रुप है उसके मेटल्स को आपने अल्काइली मेटल्स क्यों बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं बच्चा कि हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स हैं वो अपने आप में जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, बेस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, NaOH लिया, सॉरी Na लिया, उसकी रिएक्शन आपने करा दी स्टूडेंट किससे, H2O के साथ। तो क्या बन जाएगा हमारे पास स्टूडेंट, NaOH। क्या बन जाएगा, NaOH, एक बेस बन गया, ठीक है। तो सोडियम H2O से रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन कर रहा है, एक बेस का। बेस को क्या बोलते हैं, अल्कलाइन भी बोलते हैं, बेस को क्या बोलते हैं अपन, अल्कलाइन भी बोलते हैं। तो हमारे पास जो अल्काइली मेटल्स हैं, यानी कि ये जो मेटल हैं इनके ऑक्साइड या जो मेटल की रिएक्शन अगर करा रहे हो आप वाटर के साथ, दोनों का नेचर क्या होता है स्टूडेंट, बेसिक। दैट इज व्हाई दीस मेटल आर नोन एज व्हाट, अल्काइली मेटल्स। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, जनरल प्रॉपर्टीज की यहाँ पे बात करते हैं। सो सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो फर्स्ट ग्रुप है उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है स्टूडेंट क्या, NS1। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है उसका, NS1। N यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। जैसे कि हमारे पास अगर लिथियम है तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं इस तरह से 1s2 2s1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वैलेंस शेल, N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, इसमें वैलेंस शेल कौन सा है, सेकंड। तो 2s1, तो इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बात कर लेते हैं सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो, बोलो 11। उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसके वैलेंस शेल में भी देखो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, s1 ठीक है। बाकी जितने भी मेटल्स होंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सभी के वैलेंस शेल में कितना स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन होगा, 1। इसीलिए इसके जनरल कॉन्फ़िगरेशन को अपन ने क्या लिखा है, NS1। पहली बात, N यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसके पीरियड का नंबर। लिथियम होता है 2nd पीरियड का, सोडियम 3rd पीरियड का। तो बोलो पोटेशियम यहाँ पे क्या लिख दे, डायरेक्ट 4s1, यहाँ पे 5s1 और यहाँ पे क्या 6s1 बोल सकते हैं। अच्छा, कई बुक में इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा गया है कि 1s2 किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, हीलियम का। तो इसी कॉन्फ़िगरेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, He 2s1। हीलियम के बाद ये किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, 1s2 2s2 2p6 नियोन का। तो सोडियम के कॉन्फ़िगरेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, नियोन के बाद 3s1 एंड सो ऑन। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, यहाँ पे लगा देंगे क्या, 4s1 5s1 और 6s1, ठीक है बच्चा। तो ये अपन ने इनका लिख दिया क्या, कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन। फिलहाल आपको तो सिर्फ जनरल कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है, दैट इज NS1। अच्छा, यहाँ पे एक फाइनली एक बात स्टार्ट करते हैं क्या कि अगर यहाँ पे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो इनकी कहीं सारी प्रॉपर्टीज स्टूडेंट क्या होती है, सिमिलर होती है। जैसे कि यहाँ पे बात करें, अगर ये हेलाइड से रिएक्ट करेंगे तो किस तरह का हेलाइड बनाएंगे, अपना मोनो हेलाइड बनाएंगे। जैसे कि हेलाइड का मतलब क्या हो गया, LiCl, NaCl, नाम सुना होगा आपने, KCl,
क्यों? क्योंकि यहां पे इनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 1 है और इसी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर हम यहां पे बता सकते हैं इसकी जनरल वैलेंसी, कोवैलेंसी या इसका बता सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको लूज किया तो सभी का जो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर होगा इस फैमिली में मेंबर्स का, वो क्या रहेगा स्टूडेंट? ऑक्सीडेशन नंबर। कितना रहेगा? +1। तो यहाँ पे बोल सकते हैं देखो Li+1, K+1, Li+1, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आया। वो किसके बेसिस पे बता सकते हैं अपन? उसमें वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, और साथ ही साथ वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन के अपन बता सकते हैं उसकी वैलेंसी कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से कनेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इनके एटॉमिक एज वेल एज आयोनिक रेडियस की। देखो अभी जो हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है तो उसमें जो n था ना बच्चा, n वो क्या था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम रिप्रेजेंट करता है किसको? साइज को। ये आप पढ़े होंगे कहाँ पे? बोर एटॉमिक मॉडल में भी। ऑल्दो बोर एटॉमिक मॉडल जो है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड है, बट वहां पे अपने को समझ में आई थी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर बढ़ता है तो साइज बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो लिथियम का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो क्या था? 2s1। लिथियम का, सोडियम का कितना? 3s1। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे n की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, तो वैसे वैसे साइज क्या होगा स्टूडेंट? बढ़ेगा। तो टॉप टू बॉटम हम देख सकते हैं जैसे जैसे जा रहे हो वैसे वैसे साइज क्या होगा स्टूडेंट? इंक्रीज होगा। ओके, कोई एक्सेप्शन यहाँ पे नहीं है। n की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है? उसके साइज को, शेल की साइज को। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम जा रहे हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, देखो उसका एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है 152, 187 एंड सो ऑन, ठीक है। फ्रेंशियम की मैं पहले भी बोला था आपसे, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो इसकी जनरली प्रॉपर्टीज अपन नहीं स्टडी करते हैं, इसको अवॉइड भी करते हैं। तो एटॉमिक रेडियस हो कि आयनिक रेडियस हो, दोनों में ही नॉर्मल ट्रेंड रहेगा। ऑब्वियसली आप ये बात तो समझ सकते हो कि एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस में आयनिक रेडियस हमेशा क्या होगी? छोटी होगी एज कंपेयर टू एटॉमिक रेडियस। इसका रीजन भी आप समझ सकते हो ना। जैसे कि मान लो मेरे पास लिथियम है, तो लिथियम में ये तो हो गया 1s2, फिर क्या हो गया? 2s1, ठीक है। तो ये हमारे पास लिथियम का साइज कहाँ से कहाँ डिफाइन करोगे आप? ये इसका सेंटर हो गया और यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसी को क्या बोलोगे? इसकी रेडियस बोलोगे। बट आपने क्या किया? तो लिथियम का एटम हो गया। अब लिथियम का हमें क्या बनाना? आयन बनाना है। तो आपने क्या बनाया बच्चा? Li से Li+ बनाया। +1 का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन आपने हटा दिया, तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, तो अभी 1s में इलेक्ट्रॉन रहेंगे सिर्फ। समझ पा रहे हो क्या? Li से कहाँ पे जा रहे हैं अपन? Li+1 में। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s1, यहाँ पे सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 1s2, यानी कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? s ऑर्बिटल में। तो ऑब्वियसली इसका साइज कितना रहेगा? सिर्फ छोटा रहेगा। ये 1s हो गया। तो ऑब्वियसली एटॉमिक जो रेडियस है और आयनिक रेडियस में अगर कंपेयर करें तो आयनिक रेडियस हर सब्सटेंस का क्या होगा? कम होगा। पहली बात ऑब्वियसली एटॉमिक रेडियस भी टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ रहा था, आयनिक रेडियस भी टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ेगा। कोई एक्सेप्शन यहाँ पे है नहीं, ठीक है। यहाँ पे उसके शेल्स को भी दिखाया गया है, ठीक है। ये सर्कल अपने का आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें स्टूडेंट? ऑर्बिट्स को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। तो यहाँ पे देखो हम पहले तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। एटॉमिक प्रॉपर्टीज में जैसे क्या आ जाता है? क्या इनका साइज हो गया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, हाइड्रेशन एनर्जी हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर लेंगे अपन फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो फर्स्ट हमारा एटॉमिक प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी है, दैट इज साइज, एटॉमिक एज वेल एज आयनिक साइज। सेकंड बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी। आपको डायरेक्ट याद रखना है क्या कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चा? साइज के। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम। अब टॉप टू बॉटम बोलो, साइज बढ़ रहा था, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम। डायरेक्ट बोल सकते हैं ना, बोलो यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, टॉप टू बॉटम जा रहे थे तो साइज बढ़ रहा है। भले मैंने इसको लेफ्ट टू राइट लिखा है ना, बट आ तो अपन टॉप टू बॉटम रहे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मोस्टली आपने पीरियोडिक टेबल में यही काम किया होगा, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो पीरियोडिक टेबल में और टॉप टू बॉटम जा रहे हो ना, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। फिलहाल यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, बट जा तो टॉप टू बॉटम रहे तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी क्या होगी बच्चा? कम। यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या वो रहेगा? साइन। ये वैल्यू भी चेक कर सकते हो आप, 52, 520, 496 कम हो रहा है। यस, कम होना भी चाहिए।
तो ये वैल्यूज एस एस अपने को याद नहीं रखनी, बस ट्रेंड अपने को याद रखने बच्चा। जैसे कि इससे पहले वाले में भी ये तो सिर्फ अपने को डेटा गिवन है ताकि आपको बेसिक आइडिया लग जाए ना कि अच्छा इस तरह से रेडियस में डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बट इन डेटा को आप अपने को याद नहीं रखना, बट ट्रेंड अपने को याद रखना है कि टॉप टू बॉटम जाओगे साइज बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेंसिटी की। टॉप टू बॉटम जा रहे तो डेंसिटी लगातार क्या होता है स्टूडेंट, इंक्रीज होता है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, क्या, जैसे कि यहाँ पे देखो इसका डेंसिटी कम, इसका ज्यादा। अब सोडियम का ज्यादा होना चाहिए था पोटेशियम से, बट इसका डेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास जो पोटेशियम है उसमें 3D ऑर्बिटल क्या होता है, एम्प्टी होता है, ठीक है। इसमें 3D ऑर्बिटल क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। और उसकी वजह से यानी कि डेंसिटी का देखो फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का स्टूडेंट फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर आपने इसमें एक्स्ट्रा हमारे पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, उसका कुछ वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं होता, बट फिर भी यहाँ पे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी 3D ऑर्बिटल इन अ पोटेशियम द साइज और डेंसिटी ऑफ द पोटेशियम what decreases as compared to increases, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ये रीजन अपने को याद रखना है, ठीक है। तो अभी तक जो नॉर्मल ट्रेंड है रेडियस में क्या एक्सेप्शन था क्या, नहीं। क्या हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी में एक्सेप्शन है क्या, नहीं। डेंसिटी में एक्सेप्शन मिला अपने को, यस फर्स्ट। जनरली आपने कभी ट्रेंड देखा हो जो नीट का या जेई का, कहीं बार क्वेश्चन उन्होंने एक्सेप्शन से पूछे हैं कि नॉर्मल ट्रेंड तो सभी को पता है और वो एक पेज में आ जाएगा पूरा नॉर्मल ट्रेंड ना। जनरली अपन पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज क्या होता है, कम, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो जनरल ट्रेंड है, किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आते हैं तो मोस्टली जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो एक्सेप्शन से होते हैं बच्चा, ठीक है। तो इन पे अलग से फोकस भी रखेंगे आप, ओके। बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। टॉप टू बॉटम जा रहे तो मेल्टिंग पॉइंट लगातार क्या हो रहा है स्टूडेंट, डिक्रीज हो रहा है, इसमें कोई एक्सेप्शन यहाँ पे नहीं है, ओके। और बॉइलिंग पॉइंट भी टॉप टू बॉटम जा रहे तो लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे भी कोई हमारे पास इसमें एक्सेप्शन नहीं है। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी का क्या मतलब होता है, तो जैसे कि हमारे पास बात करते हैं और मोस्टली हमसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी या किसकी कम होगी, ठीक है। तो यहां पे याद रखना है बच्चा अपने को क्या कि हाइड्रेशन का पहले मैं मतलब समझाते था बहुत शॉर्ट में। जैसे हमारे पास ये लिथियम का कटायन है, ठीक है, लिथियम का हमारे पास क्या कटायन है। अच्छा, जैसे आपने इसको पानी में डाला, अच्छा पानी के बारे में हमें एक बात तो पता है कि ये हमारे पास H2O का स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, आपको दूसरी बात ये भी पता होगी कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा, यानी कि ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि हमारे पास में जो H2O अपने आप में कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करके मैं शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर देता हूँ इस तरह से कि नेगेटिव पॉजिटिव वाले हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने बहुत थोड़ी सी देर के लिए। अब जैसे आपने Li+ को पानी में डाला, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, इन H2O मॉलिक्यूल्स को बच्चा ये H2O मॉलिक्यूल्स इस Li+ को क्या कर लेंगे, इस तरह से सराउंड कर लेंगे, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। अच्छा, Li पे पॉजिटिव चार्ज है तो कौन सी वाली हाइड्रोजन H2O की कौन सी वाली टेल या हेड इसको सराउंड करेगी, तो हम बोलेंगे नेगेटिव वाली। तो H2O का नेगेटिव वाला जो पोर्शन है वो तो रहेगा लिथियम की तरफ, और पॉजिटिव वाला जो पोर्शन है वो रहेगा अवे फ्रॉम द लिथियम। तो इस तरह से H2O मॉलिक्यूल्स के, इस तरह से H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको लिथियम को सराउंड करने को बोलते हैं बच्चा क्या, हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है, पहली बात। अब यहाँ पे देखना बच्चे क्या कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास देखो यहाँ पे एक टॉपिक इंट्रोड्यूस करता हूँ कि चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी की बात करें तो मास की जगह यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, चार्ज लिख दूं थोड़ी देर के लिए, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सभी पे चार्ज सेम है, +1, यानी कि ये वाली एंटिटी सभी में सेम है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि जो चार्ज डेंसिटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वॉल्यूम के, ठीक है। चार्ज डेंसिटी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम। अब याद रखना है यहाँ पे क्या आपको बच्चा, हाइड्रेशन एनर्जी। जो हाइड्रेशन
इसको तो बोल रहे हैं अपन हाइड्रेशन, और जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, चार्ज डेंसिटी के। मतलब क्या कि जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा उसका हाइड्रेशन ज्यादा, जिसका हाइड्रेशन ज्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा। तो यहां पे बोलो सबसे ज्यादा, देखो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो ये तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि वॉल्यूम बढ़ेगा, तो नॉर्मल अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी बच्चे, कम, और चार्ज डेंसिटी कम होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी, कम। यानी कि हम बोल सकते हैं क्या कि लिथियम का जो हाइड्रेशन होगा सबसे ज्यादा होगा और लिथियम की जो हाइड्रेशन एनर्जी उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो देख भी सकते हैं आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही, कम। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर नेगेटिव में कम हो रही है तो वैल्यू बढ़ रही है ना, बच्चा नहीं, यहाँ पे मेरे को बताएगा आप में से नेगेटिव तो सिर्फ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे जो डेल्टा एच हाइड्रेशन है उसकी वैल्यू अगर नेगेटिव लिखी हुई है तो नेगेटिव का तो मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस है वो क्या है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक यानी कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, ये एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी क्या होती है बच्चा, रिलीज होती है। ठीक है, तो ये नेगेटिव तो सिर्फ उस मतलब यहाँ पे उस मैथमेटिकल वाला पॉजिटिव नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है, ये नेगेटिव बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। बट सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज कहाँ पे होगी, लिथियम में, उससे कम कहाँ पे होगी, सोडियम में। क्यों, क्योंकि टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ेगा, चार्ज डेंसिटी कम, हाइड्रेशन एनर्जी कम, एंड दैट्स इट। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो एक तो पॉइंट हो गया ये। दूसरा यहाँ पे याद रखना क्या कि इसी हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से अपन देखते हैं कि जो लिथियम के जो हैलाइड्स हैं उनका क्या होता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। लिथियम के जो हैलाइड हैं वो अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में अवेलेबल रहेंगे, Na के नहीं रहेंगे, जैसे कि पोटेशियम सोडियम का नहीं रहेगा। ठीक है, NaCl उसके हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा क्या, नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्यों है कि सोडियम का जो हैलाइड है वो उसके हाइड्रेटेड फॉर्म में क्यों नहीं है, क्योंकि जो लिथियम का हाइड्रेशन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है इफेक्टिवली इन सभी में हाइड्रेशन ज्यादा, यानी कि उसको H2O को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या है, सबसे ज्यादा है। और यही रीजन है कि इसका हाइड्रेट बनता है, बाकी अल्काइली मेटल का नहीं। और यही इसका एनामोलस प्रॉपर्टी में भी अपन देखेंगे इसको। एनामोलस प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि लिथियम का जो बिहेवियर होता है अदर एलिमेंट से क्या होता है स्टूडेंट, डिफरेंट होता है। तो उसका एक फर्स्ट एग्जांपल अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि लिथियम का साइज बहुत छोटा होता है तो वहां पे हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होगा और उसकी हाइड्रेटेड जो हैलाइड्स होते हैं उसकी हाइड्रेटेड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। कई एग्जाम में कोई कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है इस तरह से। ओके बच्चे, दूसरा पॉइंट है हाइड्रेशन एनर्जी पे क्या, दैट इज मोबिलिटी। क्या याद रखेंगे कि बच्चे इसको इस तरह से कि अगर हाइड्रेशन ज्यादा तो उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, कम। मोबिलिटी ऑफ कटायन क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, अब यहां पे बोलो, और हाइड्रेशन ज्यादा तो हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, और ये किस पे डिपेंड करिए, कटायन के साइज पे, है ना। कटायन का साइज बोलो बढ़ रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी कम, हाइड्रेशन भी कम, मोबिलिटी है कटायन की कम। तो यहाँ पे देखते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सभी के मेरे पास क्या है, कटायन है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट की बात कर लेते हैं। बोलो इधर से इधर जा रहे हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी की जो वैल्यू होगी, बोलो कम हो रही है कि ज्यादा, तो आप बोलोगे कि सर कम। क्यों, क्योंकि कटायन का साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू कम। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ कटायन। तो मोबिलिटी ऑफ कटायन, जैसे जैसे हाइड्रेशन ज्यादा तो मोबिलिटी कम, तो इसका हाइड्रेशन ज्यादा तो इसकी मोबिलिटी सबसे कम, तो यानी कि इधर से इधर जा रहे तो मोबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि सीजियम प्लस की मोबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, लिथियम प्लस की मोबिलिटी क्या होगी बच्चा, कम होगी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। समझ भी पा रहे ना आप कहीं ना कहीं इस डायग्राम को देख के। इसका हाइड्रेशन ज्यादा हुआ यानी कि कहीं सारे H2O मॉलिक्यूल ने इसको सराउंड कर लिया है, तो एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली जा सकता है कि नहीं, तो मोबिलिटी क्या होगी बच्चे इसकी, कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइली मेटल। इसमें बहुत कुछ खास काम याद नहीं करना, अपने को सिर्फ समझना है फ्लेम टेस्ट। देखो फ्लेम टेस्ट के बेसिस पे आप बता सकते हो कि कोई भी आपके पास किस तरह का मेटल है। जैसे कि मैंने मान ले किसी भी पर्टिकुलर माइन में गए और वहाँ पे हमने रिसर्च कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे कौन कौन सी मेटल अवेलेबल है। जैसे कि डिस्कवरी करते हैं ना अपन, भाई कॉपर है कि नहीं है, भाई यहाँ पे यूरेनियम है नहीं है। तो मान लो हमें पता करना है कि भाई वहाँ पे लिथियम है नहीं है, तो हमने वहाँ से थोड़ा सा सैंपल लिया। अब उसका हम डायरेक्टली सबसे ईजीएस्ट वे क्या है आइडेंटिफिकेशन का, फ्लेम टेस्ट यहाँ पे करेंगे अपन। तो फ्लेम टेस्ट में एक्चुअली होगा क्या कि हमारे पास एक बर्नर है, ठीक है। हमने क्या किया, एक बर्नर लिया, उस बर्नर पे हमने एक प्लेटिनम वायर लिया
और उस प्लेटिनम वायर के पिन, जो पिन होता है प्लेटिनम वायर, बारीक सा प्लेटिनम वायर लिया, उसके पिन पे आपने उस सैंपल को रख दिया और उसको इस फ्लेम में पुट किया। अब फ्लेम का कलर यहाँ पे स्टूडेंट अगर इस तरह से चेंज हो रहा है, मान ले हमारे पास फ्लेम हो जाती है किसी क्रिम्सन रेड कलर की, या अपने को फ्लेम दिखती है इस तरह से, ये तो अपन कई बार देखते भी ना घर पे, तो फ्लेम का कलर येलो हो गया, ठीक है। तो डिफरेंट अगर हमारे पास उस फ्लेम में कलर दिख रहे हैं, तो ये डिफरेंट कलर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कि अगर आपके पास येलो कलर हुआ तो इससे हम कमेंट कर सकते हैं कि वहां पे सोडियम मेटल उस सैंपल में हो सकती है, कि तो जहां पे आपने माइनिंग किया है तो वहां पे आप कमेंट कर सकते हो कि वहां पे सोडियम हो सकता है। ये फर्स्ट टेस्ट हो गया इसका काइंड ऑफ, ठीक है, इसको बोल रहे फ्लेम टेस्ट। अब यहाँ पे देखो इसका रीजन, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पहला, कई बार आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बोलो सीजियम का जो है फ्लेम टेस्ट में क्या कलर होता है, तो हम बोलेंगे ब्लू। बोलो कि सोडियम का क्या कलर होता है, तो हम बोलेंगे येलो, ठीक है। तो ये कलर आपको याद रखना है, पहली बात, ठीक है, ज्यादा नहीं है। अल्काइली मेटल के और अल्काइली अर्थ मेटल में 4 कलर वहां पे अपन बात करते हैं ना, बेरिलियम और मैग्नीशियम के अलावा, ठीक है, वहां पे उनका फ्लेम टेस्ट नहीं देते, उनकी अलग कहानी है, उसको वहीं पे समझेंगे अपन। फिलहाल फ्लेम टेस्ट में कलर अपने को क्यों दिख रहा है, देखने को मिल रहा है, तो यहां पे देखो, जैसे आपने किसी एटम में किसी इलेक्ट्रॉन्स को कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दी, किसी एटम में किसी इलेक्ट्रॉन को आपने क्या कर दिया, एनर्जी प्रोवाइड कर दी, तो एनर्जी क्या होगा बच्चे, अपनी लो एनर्जी शेल टू हाई एनर्जी शेल में जाएगा। क्या होगा वो, लो एनर्जी शेल टू हाई एनर्जी शेल में जाएगा या ऑर्बिट में जाएगा। पहली बात, एनर्जी अगर आपने इसको प्रोवाइड कर दी है, अब वो वापस से क्या आ रहा है, हाई एनर्जी शेल टू लो एनर्जी शेल में जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, लो एनर्जी शेल से हाई एनर्जी शेल में अगर जा रहा है तो एनर्जी लगेगी, या दूसरा हाई एनर्जी शेल टू लो एनर्जी शेल में आ रहा है तो एनर्जी का क्या होगा, यहाँ पे इमिशन होगा, एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, इमिशन होगा। अच्छा, आपको ये भी बात पता होगी, एटॉमिक जो है स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा कि हर एक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ होता है स्टूडेंट, हर एक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ होता है। तो यहाँ पे कुछ एनर्जी का इमिशन हो रहा होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ होगी। अब यहाँ पे आपको ये भी पता होगा कि विबग्योर जो आप बात करते हैं, ठीक है, वोलेट, इंडिगो, ब्लू, जो भी हमारे पास डिफरेंट कलर है, इन सभी का क्या होता है स्टूडेंट, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है। जैसे कि रेड का वेवलेंथ होता है 700 के आसपास, इसका होता है 400 के आसपास, तो हर एक कलर का एक अलग वेवलेंथ है। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि हर एक एनर्जी ट्रांजिशन में एक डिफरेंट तरह का एनर्जी इमिशन होगा, एक डिफरेंट तरह का एनर्जी इमिशन होगा, तो यहाँ पे एक डिफरेंट तरह का वेवलेंथ अपने को देखने को मिलेगा, और डिफरेंट वेवलेंथ अगर देखने को मिल रहा है मतलब डिफरेंट हमें कलर विजिबल है। तो ये तो कहानी अपने को समझ में आई। तो होता क्या है बच्चा, जैसे आपने फ्लेम में उस सोडियम का मान ले एटम को रखा, प्लेटिनम के वायर पे सोडियम का टुकड़ा लगाया छोटा सा, उसको फ्लेम में रखा, तो फ्लेम में एनर्जी प्रोवाइड किया, फ्लेम ने क्या किया, एनर्जी प्रोवाइड किया। तो सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन थे अपनी लो एनर्जी शेल से हाई एनर्जी शेल में जाएंगे और वापस से आएंगे। तो जैसे ही वापस से आएंगे तो एनर्जी का इमिशन करेंगे, और वो एनर्जी का इमिशन इस विजिबल रेंज में देखने को मिलता है। और वो एनर्जी कौन सी होती है बच्चा, येलो लाइट के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होता है। इसीलिए अपने को फ्लेम टेस्ट का कलर, फ्लेम का कलर कैसा देखने को मिलता है यहाँ पे, येलो। तो ये तो अपने पास हो गया रीजन फ्लेम टेस्ट का, कि फ्लेम टेस्ट में कलर क्यों विजिबल होता है। तो एक तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा, आपको याद रखना है बच्चा, इनका डायरेक्टली कलर अपने को याद रखना है, ठीक है। दूसरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इनका कोई ट्रिक तो नहीं है, बट डायरेक्ट याद रख सकते हैं आप इसको। ओके, नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्काइली मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करें तो इनकी जनरल अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो देखो, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आप जा रहे हो, साइज धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है बच्चा, कम। आयोनाइजेशन एनर्जी कम का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इजीली आप फ्री कर सकते हो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर इजीली फ्री अपन कर सकते हैं वहां पे, तो उसका कहीं ना कहीं अपन इलेक्ट्रॉन, देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पे आप बोलते हैं केमिकल बॉन्ड बनते हैं, केमिकल बॉन्ड टूटते हैं। और केमिकल बॉन्ड की अगर बात करें अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो केमिकल बॉन्डिंग में आपने देखा होगा कि कोई भी केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, ठीक है। तो यानी कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन हमारे पास जितना ज्यादा इजीली अवेलेबल है उतना ज्यादा वहां पे रिएक्शन इजीली हो सकता है, ठीक है। तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जा रहे हो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी इजी है, और उसी को क्या बोलते हैं एक्चुअली, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, उसी को बोल सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर।
देखो दो वर्ड की बात करते हैं ना अपन, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो होती है बच्चा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी। तो टॉप टू बॉटम जा रहे हो, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या कि इसका जो रिएक्टिविटी है वो भी क्या होगा स्टूडेंट, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये तो जनरल प्रॉपर्टीज की यहाँ पे बात करें। अब इसको थोड़ा क्लासिफाई करते हैं कि प्रॉपर्टीज मतलब क्या, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या। तो केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, या रिएक्शन विद एयर लिखें तो ज्यादा बढ़िया है। अब यहाँ पे देखो एयर में स्टूडेंट मेजरली दो कंपोनेंट की बात करते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की। तो हमारे पास जो अल्काइली मेटल है वो ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से रिएक्ट कर रही है क्या, तो देखते हैं। हमारे पास जो ले लिया आपने, लेट सपोज लिथियम, फिर लिया आपने क्या, सोडियम। लिथियम आपने लिया, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो बच्चे यहाँ पे लिथियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे आपको याद भी रखना है कुछ सर्टेन पॉइंट्स इनके बारे में कि इनकी जो रिएक्टिविटी होगी वो किस तरह से होती है। तो लिथियम अगर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ पे बनता है इसका मोनोऑक्साइड, सोडियम के साथ बनता है पेरोक्साइड, और बाकी सभी जो भी मेटल्स हैं, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सभी में क्या बनता है स्टूडेंट, इनका सुपर ऑक्साइड। क्या बनता है इनका, सुपर ऑक्साइड। कैसे पता याद रखेंगे कि देखो जो मोनोऑक्साइड है, मोनो जो ऑक्साइड है, वहां पे ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -1। सुपर ऑक्साइड में यहाँ पे तो चार्ज निकालना मैं सिखाऊंगा अभी से, उसको काम भी देखते अपन। तो मोनोऑक्साइड में आपको जनरली बताया ऑक्सीजन का जो माइनस, यहाँ पे देख भी सकते हैं ना, मैं पहले चार्ज एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में इनकी बात कर लेंगे। देखो Li पे +1 चार्ज है, ये अपन फर्स्ट स्लाइड में देख चुके थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि जो अल्काइली मेटल होता है इनका जो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1। तो एक Li का +1 तो दो Li का कितना, +2। तो हमारे पास यहाँ पे देखो, और हमेशा आप याद रखेंगे कटाइन और अनाइन का चार्ज बैलेंस होता है, यानी कि हमारे पास कटाइन पे +2 चार्ज है तो अनाइन पे भी कितना चार्ज होना चाहिए, -2। तो एक लिथियम पे 1 प्लस, तो दो लिथियम पे +2, तो एक ऑक्सीजन पे कितना, -2। यहाँ पे देखना, एक सोडियम पे +1 तो दो सोडियम पे कितना, +2, तो दो सोडियम पे +2 तो दो ऑक्सीजन पे -2, O2 पे -2, दो ऑक्सीजन पे, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, हाँ -2 है ना, यहाँ पे ये लिख दिया अपन ने, प्लस लिख दिया, अभी सही है। दो ऑक्सीजन पे -2 तो एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा स्टूडेंट, -1। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे कितना, -1 चार्ज है। अब यहाँ पे आप खुद से निकाल के बताओ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा, बोलो। तो पोटेशियम पे +1, तो कटाइन पे +1, तो अनाइन पे भी कितना रहेगा, -1। अब दो ऑक्सीजन पे -1 तो एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा, -1/2। यहाँ पे भी सेम, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज, -1/2, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे कितना चार्ज मिलता, -1/2। ठीक है, और ऑक्सीजन पे -1/2 चार्ज है। इन ऑक्साइड को क्या बोलते हैं बच्चा अपन, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। तो जो लिथियम है वो तो अपना बनाता है मोनोऑक्साइड स्टेबल फॉर्म में, सोडियम जो है अपना बनाता है परऑक्साइड, और बाकी सब क्या बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड। तो ये तो पहली बात होगी कि इस तरह से अगर हमारे पास जो अल्काइली मेटल्स हैं, अगर वो एयर में किस कंपोनेंट से अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है तो वो क्या बनाती है, अपनी ऑक्साइड बनाती है। अलग अलग मेटल्स के अलग अलग तरह के स्टेबल ऑक्साइड है। ठीक है, इसका मोनोऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होता है परऑक्साइड से, इसका परऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होता है इसके मोनोऑक्साइड से, ये सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता। अब इसको समझ कैसे लेंगे, तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्या कि आपको जनरली याद रखना है क्या कि जो हमारे पास कटाइन है बच्चा, तो जो कटाइन का जो साइज होता है और जो अनाइन का जो साइज है वो क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। कटाइन का साइज और अनाइन का साइज अगर ऑलमोस्ट इक्वल है तो वहां पे लेटिस एनर्जी क्या होती है, सिस्टम की बढ़ती है। लेटिस एनर्जी बढ़ती है यानी कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, लेटिस एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट आपने कहीं ना कहीं केमिकल बॉन्डिंग में देखा होगा, तो उससे बट फिलहाल अगर याद रिकॉल नहीं भी कर पा रहे तो इतना से याद रखो, है ना। जैसे खुद से भी अपन कहीं ना कहीं ऐसे सोच सकते हैं, मान लो मेरे पास एक कंपाउंड ऐसे है, ये मेरे पास कटाइन है या अनाइन है। एक बार मेरे पास कंपाउंड ऐसा है,
तो यहाँ पे आपको बोला है कि ये कंपाउंड और इस कंपाउंड में ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, तो हम बोलेंगे इस वाले की। तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि इसमें जो कटाइन है अनाइन का साइज ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है, तो सिस्टम स्टेबल रहेगा। बट यहाँ पे देखो ना, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं रह पाएगा, मतलब ओवरलेप ही नहीं हो पा रहा, या इंटरेक्शन बहुत प्रॉपर तरीके से हो ही नहीं पा रहा, ठीक है, बहुत इंटरेक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं पा रहा। तो इसको याद भी रखना है क्या कि कटाइन और अनाइन के साइज डिफरेंस, साइज में किसकी बात करें, डिफरेंस की। तो अगर साइज डिफरेंस बढ़ेगा तो लेटिस एनर्जी कम, लेटिस एनर्जी कम तो इसकी स्टेबिलिटी भी कम। तो यही एक रीजन है बच्चा जिससे अपने को याद रख सकते हैं क्या कि हमारे पास लिथियम का साइज छोटा, तो हमारे पास अनाइन भी क्या चाहिए, छोटा। और जैसे जैसे हमारे पास कटाइन बढ़ेगा का साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे अनाइन का साइज भी क्या होना चाहिए स्टूडेंट, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बेसिस पे अपन बता सकते हैं कि इसका तो बनता है ऑक्साइड, इसका बनता है परऑक्साइड और इसका बनता है सुपर ऑक्साइड। पहला क्वेश्चन तो ये। अब दूसरा KO2 में याद रखना है, देखो बच्चा ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, ठीक है, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ रहा है यहाँ पे -1, या सॉरी हाँ, एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, या अगर दो ऑक्सीजन पे बात करें, जैसे कि यहाँ पे K पे +1 चार्ज ना, तो O2 पे कितना चार्ज है टोटल, -1। तो हमारे पास दो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -1। एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते बोलो, 8। तो दो ऑक्सीजन में कितने, 16 में से -1 मतलब कितने हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि O2 -1 में बात करें किसकी, KO2 में, मेरे पास K तो क्या था पॉजिटिव और O2 -1। तो जो O2 -1 है ना बच्चा, इसका आपने MOT अगर वो कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे σ1s σ*1s, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन जो फिल करते हैं ना अपन MOT के लास्ट पार्ट में देखा होगा, केमिकल बॉन्डिंग के लास्ट पार्ट में MOT, तो उसमें आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड फॉर्म में है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, अपनी अनपेयर्ड फॉर्म में है। और इलेक्ट्रॉन अगर अपनी अनपेयर्ड फॉर्म में होता है तो वहां पे उसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होता है, पैरा मैग्नेटिक। तो आपसे कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एक्सप्लेन करो कि इनमें से जब अल्काइली मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही तो ऑक्साइड बनते हैं, तो इनमें से कौन से ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक होंगे, तो हम बोलेंगे पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक होंगे, क्योंकि यहाँ पे O2 पे कितना चार्ज है, -1, 17 इलेक्ट्रॉन का ये हमारे पास स्पीशीज है। इसका जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप MOT के बेसिस पे, तो वहां पे अपने को देखने को मिलता है बच्चा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। वो आप जो फिल करते हो ना σ1s σ*1s, वो वाला पार्ट बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। तो KO2 को क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज बोलेंगे। ओके बच्चे, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और था, कौन सा, कि नाइट्रोजन के लिए याद रखना है क्या बच्चा, कि हमने एयर की बात किया है ना, तो एयर में तो दो कंपोनेंट हो गए ना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन से तो अपन ने रिएक्टिविटी देख ली कि लिथियम में तो अपना मोनोऑक्साइड बना रहा है, सोडियम में तो अपना परऑक्साइड बना रहा है, और पोटेशियम में तो अपना पोटेशियम और सभी के सभी क्या बना रहे, सुपर ऑक्साइड। बट अगर एयर से बात करें, एयर में दूसरा कंपोनेंट है बोलो नाइट्रोजन, तो लिथियम एक इकलौता अल्काइली मेटल है जो कि नाइट्रोजन से डायरेक्टली रिएक्ट करेगा, ठीक है। लिथियम इकलौती अल्काइली मेटल है बाकी सब में जो कि नाइट्रोजन से डायरेक्ट रिएक्ट करेगी, बना लेगी क्या, Li3n। क्या बना लेगी बच्चा, लिथियम Li3n, ठीक है। तो ये अपने को स्पेशल पॉइंट याद रखना है, और इसी को अगेन बोलूंगा क्या, एनामोलस बिहेवियर ऑफ द लिथियम। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की। तो हमने जैसे कि अभी ऑक्साइड बनाए थे अपन ने, लिथियम का तो मोनोऑक्साइड, सोडियम का परऑक्साइड और बाकी सबका सुपर ऑक्साइड। वो दिख रहा है ना, M जनरली रिप्रेजेंट कर दिया अपने, मेटल की जगह M लिख दिया बस। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में लिख देता हूं तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। जैसे कि आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, Ma की जगह Li2O, यहाँ पे M की जगह क्या लिख दिया, Na2O2, और यहाँ पे M की जगह क्या लिख दिया आपने, KO2। तो ये तो मोनोऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। तो कोई भी हमारे पास ऑक्साइड हो, उसको जैसे आपने पुट किया तो क्या बनेगा हमारे पास स्टूडेंट, हाइड्रोक्साइड बनेंगे। क्या बनेंगे स्टूडेंट हाइड्रोक्साइड। जैसे कि Li2O का क्या बनेगा, Li और OH क्या बन जाएंगे बच्चा, 2 LiOH, ये M और OH तो 2 NaOH एंड सो ऑन KOH, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक बेसिक OH माइनस का प्रेजेंस है, OH माइनस का प्रेजेंस है तो हम क्या बता देंगे, यहाँ पे देख सकते हो ना, सॉरी यहाँ पे देखो OH माइनस का प्रेजेंस है, तो उसके बेसिस पे हम क्या बता सकते हैं कि जो मीडियम है सॉल्यूशन का, जैसे आपने ऑक्साइड को मिलाया पानी में तो जो सॉल्यूशन का मीडियम है वो कैसा देखने को मिलेगा, बेसिक, ठीक है। और इसीलिए अगेन वापस से रिपीट करेंगे क्या कि अल्काइली मेटल को हम क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट ग्रुप जो एलिमेंट है उनको क्या बोला अपन ने, अल्काइली मेटल। तो अल्काइली में वो अल्काइली वर्ड कहाँ से आया, इस बेसिक नेचर की वजह से।
अब यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बच्चा ये थोड़ी सी रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी इसमें, ठीक है, कि जो पेरोक्साइड होता है वहाँ पे बनेगा H2O2 बेस OH के साथ साथ यहाँ पे क्या बनेगा बच्चा H2O2, और जो सुपर ऑक्साइड होता है वहाँ पे H2O2 के साथ साथ क्या बनेगी O2 गैस भी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ये केमिकल रिएक्शन अपने को याद रखनी है, ठीक है। ओके, बात करते हैं लिथियम शो एक्सेप्शनल बिहेवियर एंड द डायरेक्ट कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म Li3L, नाइट्राइड यहाँ पे बना रहा है और Li3. Because of this high reactivity towards air and water, alkali metal are normally kept in kerosene oil. जैसे कि सोडियम को आपने सुना भी होगा और कभी देखा भी होगा कि सोडियम को अगर पानी में डाल देंगे ना बच्चा तो आग लग जाती है, काइंड ऑफ, ठीक है, जो मैजिक वगैरह अपन बोल सकते हैं इस तरह से कि पानी में आग लग गया ना। तो क्यों? क्योंकि जैसे अभी अपन ने रिएक्शन देखा कि सोडियम को जैसे आप पानी में सोडियम को जैसे आपने रखा एयर में तो क्या बन जाएगा उसका ऑक्साइड, ठीक है, और जैसे पानी में डाल रहे हो तो उसका बना रहा है वो क्या, हाइड्रोक्साइड। तो इस ओवरऑल रिएक्शन में क्या होती है, काफी एनर्जी रिलीज होती है। तो अपने को काफी एनर्जी रिलीज होती है, विगरस रिएक्शन होती है। तो अपन बोल सकते हैं जैसे पानी को डालेंगे ड्यू टू अ फास्ट रिएक्शन सर्टेन एनर्जी रिलीज, तो अपने को फायर की फॉर्म में वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है, पहली बात। तो यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अगर इनको आपने ओपन एयर में रखा तो ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर लेंगे या सराउंडिंग में जो H2 कंटेंट है उससे भी रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अपनी प्योर फॉर्म में रहेंगे पाएंगे क्या, नहीं। और यही एक रीजन है कि इनको अपन ने कहाँ पे रखते हैं, इनको स्टोर कहाँ पे करते हैं, केरोसिन ऑयल में। आपको यूज करना है तो फिर थोड़ी सी देर के लिए आपने केरोसिन ऑयल से निकाल लिया, जो भी हमें एक्सपेरिमेंट करना था वो कर लेंगे बहुत शॉर्ट पीरियड में। बट अगेन कि आपने उसको केरोसिन ऑयल से बाहर निकाला तो ऐसा नहीं कि उसका आप रख दिया है ना केमिस्ट्री लैब में और लंच करने चले गए तो वहां पे वो ना फिर आग वाग लग जाएगी केमिस्ट्री लैब में, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, डायरेक्ट भी रिएक्ट करेंगे तो अगेन क्या बन जाएंगे हमारे पास, सॉल्यूशन का मीडियम कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, बेसिक, और हाइड्रोजन गैस वहां पे क्या होती है, रिलीज होती है। ये पॉइंट याद रखना कि जैसे हम डायरेक्ट रिएक्ट करवा रहे हैं, एक तो हमने इससे पहले तो देखा था ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं वाटर से, बट यहाँ पे ऑक्साइड नहीं, डायरेक्टली हमारे पास जो मेटल है वो रिएक्ट कर रही है किससे, H2O से। तो क्या बनेगा वहां पे, अगेन बेसिक सॉल्यूशन बनेगा और हाइड्रोजन गैस वहां पे क्या हो जाती है स्टूडेंट, रिलीज हो जाती है। ओके, अल्काइली मेटल रिएक्ट विद डाईहाइड्रोजन। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पे हो गया हमारा कंप्लीट रिएक्शन विद एयर, दैट इज O2N2 एंड रिएक्शन विद वाटर। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट रिएक्शन विद डाईहाइड्रोजन मतलब H2, डाईहाइड्रोजन मतलब क्या, H2। तो यहाँ पे कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है कि जैसे हमारे पास अल्काइली मेटल रिएक्ट करेगी तो अपने क्या बनाती बच्चा, हैलाइड बनाती। क्या बनाती अपने, हैलाइड। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, Li लिया है आपने H2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा स्टूडेंट, 2LiH। बस इसमें इतनी सी बात याद रखनी है क्या कि जो भी हमारे पास हाइड्राइड होते हैं, जो भी हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्राइड होते हैं, वहां पे हाइड्रोजन अपनी कौन सी फॉर्म में रहता है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो हाइड्रोजन के होते हैं, हाइड्रोजन अपनी कौन सी फॉर्म में होता है, +1। बट यहाँ पे देखो हाइड्रोजन अपनी कौन सी फॉर्म में, -1। ऑब्वियसली होना भी चाहिए। अल्काइली जो मेटल है ना बच्चा, ये तो पीरियोडिक टेबल में सबसे फर्स्ट पार्ट में है। तो और लेफ्ट टू राइट अगर जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, यानी कि जो अल्काइली मेटल है इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, सबसे कम है, यानी कि इनकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है। तो Li ने तो इलेक्ट्रॉन दिया है और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। तो हाइड्रोजन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। मेटल के साइड हाइड्राइड बना रखा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मेटल हाइड्राइड बनाएगा, ठीक है। मोस्टली जो हमारे पास मेटल हाइड्राइड की अगर बात करें सो दे आर आयनिक सॉलिड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड आयनिक है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, यहाँ पे भी कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जो भी हमारा, जैसे कि हाइड्राइड में अपन ने बात किया था ना, रिएक्टिविटी हो रही, उसी तरह से कोई भी हमारा जो मेटल है वो अगर हैलोजन से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है उसका बच्चा, मेटल के हैलाइड बना रहा है। क्या बना रहा है, उसके मेटल के हैलाइड बना रहा है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। देखो हमारे पास एक ले लिया आपने क्या, सोडियम, ठीक है, और उसकी रिएक्शन करा रहे हो किससे, क्लोरीन से। तो क्या बनेगा, NaCl। समझ भी सकते हैं ना, Na पे +1 चार्ज, क्लोरीन पे -1 चार्ज। तो कितने सोडियम लोग यहाँ पे बोलो, 2, और क्लोरीन 2 थे, यानी कि क्या बन गए हमारे पास, 2 NaCl बन गए, ठीक है। तो 2MCl2 गिव्स 2 NaCl। ये भी अपने आप में क्या होती है, विग्रस रिएक्शन होती है। मतलब जो भी अल्काइली मेटल है वो तुरंत हैलोजन से रिएक्ट कर लेंगे। क्यों, हैलोजन की तो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की, तो दोनों मिल रहे, मतलब है ना। मतलब क्या बोलेंगे इसको कि इसको तो इलेक्ट्रॉन देने थे
और इसको इलेक्ट्रॉन लेने थे और कॉम्बिनेशन ऐसा बना कि दोनों की आपने रिएक्टिविटी करा दी तो बहुत फास्ट है या विग्रस रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग नेचर। यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बच्चा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ध्यान से समझना। रिड्यूसिंग नेचर में अपन क्या बताते हैं कि जो लिथियम है वो मोस्ट आयनिक रिड्यूसिंग सब्सटेंस हो जाएगा एज कंपेयर टू व्हाट अदर अल्काइली मेटल, और उसका रीजन क्या है तो उसको समझेंगे अपन। तो जो मोस्टली इसकी बात करते हैं अपन कहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल क्या होता है ना। बट फिलहाल यहाँ पे सिर्फ इतना सा मतलब समझ लेते कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग जो पोटेंशियल है वो लिथियम का सबसे ज़्यादा क्यों है, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, उसका यूज़ क्या होगा, उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, पूरा एक चैप्टर ही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th में, उसको वहाँ पे पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखो किसी भी हम रिडक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं ओवरऑल तो उसमें बेसिकली 3 टर्म्स पे अपन बात करते हैं, मोस्टली अपन 2 की बात करते हैं, आयोनाइजेशन और हाइड्रेशन एनर्जी की, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास जो मेटल है उसको कन्वर्ट किया गैस में तो कुछ एनर्जी लगेगी, दैट इज सब्लिमेशन एनर्जी। अब गैसेस हमारे पास एटम से बनाया आपने आयन तो उसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, और हमारे पास आयन का क्या कर रहे हैं आप, हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो उसको बोल रहे हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये तो एनर्जी रिलीज होती है, ये तो बच्चा आपको देनी पड़ती है, देनी पड़ेगी तो डेल्टा एच पॉजिटिव, ये भी आपको क्या होनी देनी पड़ती है, और ये एनर्जी क्या होती है बच्चे यहाँ पे रिलीज होती है, ठीक है। जनरली इसकी अपन बात नहीं करते, फ्रेम में नहीं लेते सब्लिमेशन को, मोस्टली अपन बात करते हैं 2 फैक्टर से कि अगर हमारे पास यहाँ पे देखना रिडक्शन का मतलब क्या कि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसका तो खुद का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे सब्सटेंस का क्या करेगा, रिडक्शन, ठीक है। तो यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिसका आयनाइजेशन सबसे ज्यादा, जिसका सबसे आसानी से आयनाइजेशन, उसका खुद इजीली ऑक्सीडेशन, वो दूसरे का रिडक्शन ज्यादा अच्छे से करेगा, ठीक है। यानी कि सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होना चाहिए था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में, तो बोलो सीजियम का, ये सुनो। तो यानी कि हमारे पास जो रिड्यूसिंग नेचर है वो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए था स्टूडेंट, सीजियम का। और यहाँ पे देखना सीजियम का होता भी, लिथियम को थोड़ी देर के लिए छुपा देता हूं मैं, लिथियम को थोड़ी देर के लिए छुपा देते हैं, तो सीजियम का ऑक्सीडेशन, सॉरी लिथियम की, सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन देगा, इजीली इलेक्ट्रॉन देगा तो खुद का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन करेगा, यानी कि सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट सीजियम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ना टॉप टू बॉटम जा रहे हो, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, साइज बढ़ रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलो क्या होगा, कम, आयोनाइजेशन एनर्जी कम, यानी कि इजीली इलेक्ट्रॉन देगा, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो सीजियम अच्छा, फिर आरबी, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम। तो ऐसे तो लिथियम को क्या आना चाहिए था बच्चा, लास्ट में आना चाहिए था, लिथियम को तो कहां पे आना चाहिए था, लास्ट में आना चाहिए था, बट लिथियम कहां पे आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है। लिथियम की पोजीशन लास्ट नहीं होके क्या है बच्चे, फर्स्ट है। बस इतनी सी बात अपने को एक्सप्लेन करनी, और इसका कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है, अपन पहले ही पढ़ चुके हैं डिटेल में। क्या ओवरऑल देखो रिडक्शन में तीनों फ्रेम को फैक्टर को अपने कंसीडर करना पड़ेगा, तो ये तो एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी देनी पड़ती है। तो जो हमारे पास जो लिथियम है ना बच्चा, उसमें हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ओवरकम कर जाती है किसको, आयोनाइजेशन एनर्जी को। भले लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो इसका रिड्यूसिंग नेचर कम होना चाहिए था, बट यहां पे जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा रिलीज होती है, वो अपन पढ़ भी चुके हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर में। तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा तो ओवरऑल इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाता है स्टूडेंट, सबसे ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दी एस ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ दी चैप्टर, ओके। सो दैट इज ऑल फॉर दी टुडे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।